हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक विच इज़ रिएक्टिविटी सीरीज एंड आयनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये एक लिस्ट होती है मेटल्स की जो अरेंज्ड होते हैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या कहें ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। अब सीरीज जो कंप्लीट सीरीज है वो ये वाली है। इसके अंदर जो टॉप पे एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे की तरफ है वो सबसे कम रिएक्टिव है। यानी पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एंड गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। तो जो रिएक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे तक जब आप जाते हो, यानी आप जब यहाँ से यहाँ जाते हो तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब मैं आपको एलिमेंट्स के मेटल्स के नाम बता देती हूँ जो यहाँ मेंशन्ड है। के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। जिंक की मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ Z, wait a second, ZINC, ये है जिंक के लिए। देन आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड AU stands for गोल्ड। सो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज से हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन आगे पॉसिबल है कि नहीं, यानी एक रिएक्शन में आपको आगे प्रोडक्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स रख रही हूँ, दो रिएक्शंस रख रही हूँ। एक में जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है तो दूसरी रिएक्शन में कॉपर प्लस जिंक सल्फेट है। ये जो पहला रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो फ्री होना चाहिए, जैसे कि यहाँ जिंक है, और जो लेस रिएक्टिव है वो इस तरीके से कंपाउंड के अंदर बना होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कॉपर है। अब इसकी रिएक्टिविटी सीरीज हमने यहाँ कैसे देखी, देखिए जिंक एंड कॉपर को देखना है। जिंक ऊपर की तरफ है यानी वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर जो नीचे की तरफ है। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि जिंक ऊपर की तरफ है तो इट इज़ मोर रिएक्टिव, कॉपर नीचे की तरफ है सीरीज में यानी इट इज़ लेस रिएक्टिव। सो मोर रिएक्टिव फ्री है, लेस रिएक्टिव कंपाउंड में है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर कर इस सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा और लेस रिएक्टिव फ्री होके बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा होता कि जो लेस रिएक्टिव है वो फ्री होता और मोर रिएक्टिव अंदर इस तरह कंपाउंड में होता तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाता और कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, ये वो कंपाउंड है जो बने होते हैं बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मेटल से नॉन मेटल के अंदर। आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ NaCl का, नाम है सोडियम क्लोराइड। अब इसके अंदर कैसे बॉन्ड बनते हैं वो हम समझते हैं। पहले Na और Cl का एटॉमिक नंबर लिखेंगे विच इज़ 11 फॉर सोडियम एंड 17 फॉर क्लोरीन। नाउ एटॉमिक नंबर लिखने के बाद अब जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो
तो सोडियम में है इलेक्ट्रॉन 11 एंड क्लोरीन में है 17 इलेक्ट्रॉन। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसके लिखे हम 281 और क्लोरीन के लिखेंगे 287। नाउ ये जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आखिरी के शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो हमने उसे डॉट के साथ शो कर दिया। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो हमने क्लोरीन के आसपास क्या शो किया है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का एक और पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का तीसरा पेयर। अब 7 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है, पेयर्स में बनाया है। 1, अब काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऐसे कैसे पता लगा कि किसने लूज करना है और किसने गेन करना है, तो वो देखिए। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो वो बनता है 2 8, यानी 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, जिसे हम 2 8 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में लिखेंगे। सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 8, ठीक है। अब आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यानी ये बन चुका है स्टेबल। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी वो 2 8 बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए उस पे आया है प्लस का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए +1। अब क्लोरीन को देखते हैं, 2 8 7 होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो ये बनेगा 2 8 8, यानी ये बन जाएगा, देखो आखिरी में 8 है तो ये बन जाएगा स्टेबल। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इसलिए +1। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल बनेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए -1। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि ये लूज करने वाला है और ये गेन करने वाला है। ये एक लूज करेगा और ये एक लेगा, तो ये एक लूज करेगा और एक क्लोरीन अपने अंदर ले लेगा। सो चार्जेस +1 एंड -1। तो ये बन गया आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड के बीच में बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक के अंदर हम बोलते हैं वर्ड आयनिक। आयनिक का मतलब ही हुआ कि उसमें बनेंगे आयंस, और आयंस वो होते हैं जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज। तो ये 2 आयंस बने हैं और इन्हें कहेंगे आयनिक कंपाउंड बना है। नाउ सोडियम एक मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्लोरीन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफ़र हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये हार्ड होते हैं। हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जो आपने अभी पढ़ा था NaCl के केस में, तो उन आयंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड होते हैं हार्ड। एक कंपाउंड जनरली ब्रिटल होते हैं, यानी टूट जाते हैं, और ये टूटते तब है जब इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, यानी इनके ऊपर दबाव डाला जाता है, तो ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। MP शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और BP शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब आयनिक कंपाउंड पिघलने लगते हैं, या सिंपली कहिए मेल्ट होने लगते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट जब वो उबलते हैं, जब वो बॉईल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट
वो टेम्परेचर होता है, वो पॉइंट होता है। सो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होता है। क्यों? बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। देखिए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन यानी एक केटायन के आसपास एनायंस होंगे और एक एनायन के आसपास पूरे केटायंस होंगे, तो ये है इंटर आयनिक। तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उनको तोड़ने में एनर्जी बहुत लगती है। और अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को पिघलाना चाहेंगे, मेल्ट करना चाहेंगे, तो एनर्जी बहुत लगेगी, यानी उसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा उसको पिघलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट अपने आप ही बढ़ जाएगा। वैसे ही इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसको उबालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है ज़्यादा। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं पानी में। जनरली वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, पर वो केरोसिन, पेट्रोल ऐसे सॉल्वेंट के अंदर वो नॉर्मली मिक्स नहीं होते। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आयनिक कंपाउंड में कब करंट पास होता है और कब पास नहीं होता। नाउ आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन यानी जब आयनिक कंपाउंड को पानी में मिक्स कर दिया जाता है तो बनता है उसका एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि अगर आप NaCl को पानी में मिक्स कर दो तो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ना सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती, तो उसका रीज़न है, देखो एक चीज़ क्लियर है कि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी, जबकि मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नाउ रीज़न सुनते हैं पहले सॉलिड स्टेट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें आयंस की मूवमेंट नहीं होती। तो जो सॉलिड स्टेट में आयंस की यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मूवमेंट नहीं होती क्योंकि उनका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल रिजिड। आयंस मूव ही नहीं कर पाते, और जब आयंस मूव नहीं करते तो करंट की भी कंडक्शन नहीं होती। बट मोल्टन स्टेट यानी जब कोई आयनिक कंपाउंड पिघले हुए स्टेट में होता है तो वो होता है उसका मोल्टन स्टेट। सो मोल्टन स्टेट यानी जब कोई कंपाउंड पिघले हुए स्टेट में होता है तो वो कहते हैं मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट में जो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो ओवरकम हो जाती है हीट की वजह से, और इस वजह से आयंस मूव कर पाते हैं और करंट इसके अंदर पास कर जाता है। वैसे ही एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी आयंस की मूवमेंट पॉसिबल होती है, आयंस मूव करते हैं, इसी वजह से उसमें करंट पास कर जाता है। ये वीडियो यहाँ तक। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।